धीरू भाई अंबानी एक 10th ग्रेड ड्रॉप आउट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर गौतम अदानी कॉलेज ड्रॉप आउट और अदानी ग्रुप के चेयरमैन, आज मल्टी सेक्टर एम्पायर के मालिक अलख पांडे कॉलेज ड्रॉप आउट बट प्रोमिनेंट इंडियन एजुकेटर, एंटरप्रेन्योर और फिजिक्स वाला के फाउंडर, आज $2.8 बिलियन एम्पायर के मालिक विराट कोहली, इंडिया के मिलेनियर्स स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जिनकी नेटवर्थ 1050 करोड़ से भी ज्यादा है। क्या आप जानते हैं इन सभी लोगों में क्या कॉमन क्वालिटीज हैं? पहला ये कि ये सब सेल्फ मेड मिलेनियर्स और विलेनियर्स हैं। दूसरा ये कि ये सभी लोग टाइम से समझ गए कि इंडियन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम उनके एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाएगा। और तीसरा ये कि इन लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया, अपने पैशन को स्किल और स्किल को पैशन बनाया, जिसके दम पर वो आज इंडिया के टॉप 1% पॉपुलेशन का हिस्सा है, जिसका आप और आपके जैसे लाखों लोग पार्ट होना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ सालों में जिसकी वजह से जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं पर फिर भी वो अच्छा कर लेते हैं, जबकि पढ़े लिखे लोग या तो किसी और के लिए बस नौकर बनकर रह जाते हैं या फिर ज्यादातर के लिए नौकरी से ऊपर कोई सपना ही नहीं होता। और इसमें कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। कैसे? चलिए आगे देखते हैं। आज से 2 से 2,500 साल पहले भारत के गुरुकुलों में गुरु शिष्य परंपरा चला करती थी, जहां पर गुरु अपने शिष्य को लिटरेचर, रिलीजन, वैदिक साइंस, मैथ, वारफेयर सभी चीजों की प्रैक्टिकल नॉलेज दिया करते थे। साथ ही इंडिया में प्रचलित था वर्ण सिस्टम, जो लर्निंग और रीलर्निंग पर बेस्ड था, जहां पर पिता से नॉलेज बेटे तक और बेटे से नाती तक प्रैक्टिकल नॉलेज पहुंचाया जाता था। ये वो वक्त था जब एक गुरु एक शूद्र शिष्य को भारत का सम्राट बना देता था। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉरेन इन्वेशन और इस्लामिक रूल के दौरान इस एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया गया। मुगल शासन के अंत के साथ इंडिया में आया ब्रिटिश रूल। सन 1764 के बाद इंडिया में शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की, और कुछ ही समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन में बदल गया। ब्रिटिशर्स ने बदलते वक्त के साथ इंडियन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड को तो खत्म किया ही, साथ ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये वही वक्त था जब ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहा था और कॉलोनियलिज्म अपने पीक पर था। इंडस्ट्रियलाइजेशन को सस्टेन रखने के लिए और इंडिया में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिशर्स को चाहिए थे वर्कर्स और क्लर्क्स जो एटलीस्ट थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए। इस सब के चलते थॉमस बविंगटन मैकॉले ने 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 को इंट्रोड्यूस किया, जो मेनली 2 पर्पसेस को ध्यान में रखकर लाया गया था। पहला ये कि फैक्ट्रीज के लिए वर्कर्स की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लर्क्स की जरूरत को फुलफिल किया जा सके, और दूसरा कुछ ब्रिटिशर्स को अगर इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन को हैंडल करना है तो कोई कॉमन लैंग्वेज जरूरी थी, और जिसमें ये इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन और अंग्रेजों के बीच कम्युनिकेशन गैप को फुलफिल कर सकते थे। अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो ये सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम था जो उनकी जरूरतों को फुलफिल कर पा रहा था। आजादी के बाद भी इंडिया ने कुछ माइनर चेंजेस के साथ यही सिस्टम फॉलो किया। क्या लगता है आपको, क्या आज के भारत के हिसाब से ये सिस्टम एक कंपैटिबल सिस्टम है? क्या आज की हमारी जरूरत सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स और क्लर्क्स पैदा करना है? जरा सोचो, आप 5 साल के हुए, स्कूल में एडमिशन कर दिया गया और उसके बाद डेली स्कूल के चक्कर, होमवर्क और असाइनमेंट, 90% अटेंडेंस, न चाहते हुए भी नोट्स और बुक्स को मेमोराइज करना। ग्रेजुएशन पूरी होने तक अपनी जिंदगी का 30% टाइम एजुकेशन सिस्टम को दे चुके हो, बस इस उम्मीद में कि कॉलेज से निकलते ही आपके पास एक अच्छी डिग्री और फिर एक अच्छी नौकरी होगी जिससे आप अपने और अपने माता पिता के सपने पूरे कर पाएंगे। एक बड़े से शहर में एक बड़ा सा घर, एक बड़ी सी गाड़ी, एक अच्छी पीसफुल लाइफ होगी। पर ये सपना इंडिया के 90% से ज्यादा लोगों के लिए एक सपना ही रह जाता है। आज स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन सिर्फ इस बात का है कि कौन कितना अच्छा रट्टा लगा सकता है। बात सिर्फ प्राइमरी और मिडिल स्कूल की नहीं, लगभग सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी देख लो। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स अपनी कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं देखते, बस आपके अंदर यस सर बोलने की स्किल है और अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो कर पाओगे, यही उनकी सबसे बड़ी डिमांड है। आज इंडिया में एक अजीब सी कंपटीशन का माहौल बन चुका है। बच्चा 14-15 साल का होते ही उसे IIT, JEE, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में धकेल दिया जाता है। एक नया ट्रेंड ये भी बन चुका है कि बच्चे को 10th पास कराते ही UPSC की कोचिंग दिलाना शुरू कर दो, बिना उसकी कैपेबिलिटीज को देखे हुए, बिना ये सोचे समझे कि उसका इस सब में इंटरेस्ट भी है या फिर नहीं।
पर इस सबसे फायदा किसे होता है? अल्टीमेटली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बच्चे सालों लगा देते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन में और कोचिंग सालों तक कमाते हैं ऐसे ही बच्चों को झूठे सपने बेचकर। आज किसी भी इंडियन फैमिली में बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके लिए पहले से ही एक रोड मैप डिसाइड कर दिया जा चुका होता है। किस स्कूल में पढ़ेगा, क्या सब्जेक्ट लेगा, IIT, JEE, नीट या फिर UPSC। मोस्टली सब कुछ डिपेंड करता है पेरेंट के स्टेटस पर। जहाँ पेरेंट के पास पैसे हैं वहाँ बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में डालकर उसे अनगिनत किताबों के नीचे और भारी भरकम बैग्स के वजन के नीचे दबा दिया जाता है। जहाँ पेरेंट के पास पैसे नहीं वहाँ बच्चे को मिलती है भारत सरकार की गरीबी रेखा से नीचे की सरकारी शिक्षा। आज टीचर का हाल सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों जगह लगभग सेम ही है। बात टीचिंग एबिलिटीज की हो या स्किल्स की, कुछ सरकारी स्कूल में तो टीचर खुद किताबें नहीं पढ़ पाते, बेसिक न्यूमरेसी और अर्थमेटिक के सवाल सॉल्व नहीं कर पाते, तो इनसे पढ़ा हुआ बच्चा कौन सा पहाड़ तोड़ डालेगा। रिसेंट ASER रिपोर्ट के अनुसार 50% बच्चे कक्षा 5 में होकर भी क्लास 2 की बुक्स को नहीं पढ़ पाते। 70% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 5th में होने के बाद भी बेसिक डिवीजन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। पर इसमें गलती किसकी है? पेरेंट्स की, टीचर की, या फिर वो बच्चा जिसे पता ही नहीं है स्कूल क्यों जाना है, पढ़ लिख कर आखिर हो क्या जाएगा। आज देश में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर टीचर स्कूल कैंपस में अल्कोहल, गुटखा, बीड़ी कंज्यूम करते हैं या फिर कंज्यूम करके आते हैं। मेरी मर्जी, आप क्या करें? मैं रोज पीता हूँ, मैं कर रहा जो कर रहा हूँ। हाँ बोलो, ये ना किसी हिसाब है मेरे पास। स्कूल ऐसे भी लेट में आए हैं, लेट में आया हूँ और आया हूँ सुबह से। मुझे 2-3 घंटे हो गया हूँ। ये देखो, ये देख लो, ये फोटो खींच लो। मोस्ट ऑफ टीचर आज की रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से इररिलेवेंट हैं। दे आर नॉट अप टू डेट विद इवन बेसिक टेक्नोलॉजीज। आज बच्चे को मोस्टली सिलेबस कंप्लीट करने के लिए स्कूल टीचर के बजाय एक ट्यूशन टीचर या फिर कोचिंग के भरोसे रहना पड़ता है, जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है कि जो वो पढ़ा रहा है, जो गाइडेंस वो व्यक्ति दे रहा है वो सही भी है। 2023 में ग्लोबली 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी खोई और उसमें से 27,000 से ज्यादा लोग इंडिया से थे। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारी जॉब्स को टेक ओवर किया है और पिछले कुछ सालों से बढ़ते हुए ले ऑफ्स आपके पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपकी इनसिक्योरिटी, टेंशन, एंजाइटी, डर को बढ़ा रहे हैं कि कहीं आपकी जॉब भी तो खतरे में नहीं है और अगली बारी आपकी ही तो नहीं है। दोस्तों, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, आपको कोई एक चुनना है। पहला, आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं पर आपने एजुकेशन के दौरान कुछ स्किल्स पर काम किया और आज आप अपनी स्किल के दम पर महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। ना आपके ऊपर कोई बॉस है, ना गुलामी। आपका काम वो है जो आपका पैशन भी है और आप जिसे करना एंजॉय भी करते हैं। आप अपने परिवार को, बच्चों को टाइम दे पाते हैं। आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी है। आप टाइम के साथ लगातार नया सीखने के लिए भी तैयार रहते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये कि आप सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड हैं, नौकरी करते हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए महीना का कमाते हैं, पर ना आपके पास फैमिली के लिए वक्त है, ऊपर से बॉस का प्रेशर, बहुत बुरी वर्क लाइफ बैलेंस, दिन रात काम का टेंशन और ऊपर से फ्यूचर इनसिक्योरिटी, ना ही कुछ नया सीखने को तैयार। तो बताइए आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? मेरे हिसाब से 90% लोग पहला वाला ऑप्शन ही चुनना पसंद करेंगे क्योंकि वो अच्छा दिखता है, ज्यादा अट्रैक्टिव है। पर ये सब पाने के लिए आपको वो करना होगा जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं। आपको भीड़ चाल से निकलना होगा, इस ट्रैप ऑफ एजुकेशन से उबरना होगा, नई स्किल को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। नई स्किल्स लाइक डेटा एनालिटिक्स, एडवांस कंप्यूटर स्किल्स, AI का यूज इन योर वर्क फ्लो जैसी नई स्किल्स को सीखने के लिए तैयार रहना होगा। जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट उतना ही अच्छा होगा आपका रिटर्न। मोरओवर, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम एक पैथेटिक सिस्टम बन चुका है, उसे अगर ठीक करना है तो गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और बिजनेसेस को साथ आना होगा। जो सिस्टम रोट लर्निंग पर बेस्ड है उसे प्रैक्टिकल लर्निंग पर बेस्ड बनाना होगा। हमारे करिकुलम को ऐसे डिजाइन करना होगा जो सेल्फ रिलायंस पर ज्यादा फोकस करे, जो इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ लीडरशिप बिल्डिंग पर भी फोकस करे और कंट्री एज ए होल के बारे में बात करें। स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी स्किलिंग, री स्किलिंग पर फोकस करना होगा। न्यू और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ स्कूल्स को भी कनेक्ट करना होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए तो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुने गए हैं वहाँ की स्कूल से ही उनका बच्चा भी पढ़े, न कि फॉरेन में जाकर। और टीचर्स के लिए भी ये कंपलसरी होना चाहिए कि जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं वहाँ उनका बच्चा भी पढ़े। मतलब उन्हें भी तो पता चलना चाहिए द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन।